Hello students, good morning. BA Part 1 Honors Political Science. मिर्जा गालिब कॉलेज गया। आज मैं आप सभी को पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार मार्क्सवाद और इसके सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। मार्क्सवाद क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मार्क्स आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता है। समाजवादी विज्ञान का अग्रदूत है। इसके पूर्व के समाजवादियों को, मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों को कल्पनावादी या सिद्धांतवादी समाजवादी कहते हैं। कल्पनावादी वह सिद्धांत है जो एक ऐसे आदर्श सिद्धांतों की कल्पना करता है जिसमें कि उसके मूल्यों का साम्राज्य रहता है। ऐसे आदर्श और पूर्ण समाज द्वारा कल्पना की गई सिद्धांतों का इतिहास में कोई ठोस आधार नहीं मिलता है। प्राचीन यूनान में प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं द्वारा, फिलोसफर किंग द्वारा शासित आदर्श राज्य की कल्पना की थी। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के टॉमस सुर ने कल्पना लोक यूटोपिया नामक एक अपने कृति में एक आदर्श समाजवादी व्यवस्था का चित्रण किए थे। मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का अगुआ इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने समाज के बीच यह जो यथास्थिति है, जो तथ्य है, उन स्थितियों और तथ्यों को व्यवहारिक
दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया और उसके समस्याओं के निराकरण के लिए अपने हिसाब से सिद्धांतों की रचना भी की है। मार्क्स के जीवन परिचय को भी जानना आवश्यक है। मार्क्स का जन्म एक सुखी यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को प्रसा के टीविज नगर में हुआ था। मार्क्स के पिता एक साधारण वकील और देशभक्त पर्शियन थे और माता एक यहूदी महिला थी। मार्क्स के बचपन में ही उसके परिवार ने यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इस धर्म परिवर्तन ने मार्क्स के भाव जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप वह यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी और आलोचक बन गया। मार्क्स 1841 में जेना विश्वविद्यालय से मार्क्स ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की और उसे अपने जीवन के एक पत्रकार उसने अपने जीवन का जो कैरियर है एक पत्रकार के रूप में प्रारंभ किया। यानी शुरू में उन्होंने पत्रकारिता की। वह सार्वजनिक उदार आंदोलनों में भी भाग लेने लगा। राज्य विद्रोही नीतियों तथा कार्यों के कारण उसे बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ता था। राज्य के विरुद्ध जो वह काम करते थे या राज्य के विरुद्ध जो उनकी नीति थी, उन नीतियों और कार्यों के कारण उनको बार बार स्थान रहने का जो स्थान था वह परिवर्तित करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। और इसी काल में, निर्वासन के काल में, जब वह अपने देश से अन्यत्र चले गए थे तो पेरिस और ब्रुसेल्स में उनका अनेक प्रसिद्ध समाजवादियों और सुधारवादियों से निकट संपर्क स्थापित हुआ। एंजलस के साथ मिलकर उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। 1848 की क्रांति का उसने बौद्धिक समर्थन किया तथा उसमें भाग लेने का असफल प्रयास किया। उसके बाद क्रांति का संदेश लेकर वह जर्मनी पहुंचा। वहां उसने एक क्रांतिकारी न्यू रीनिश टाइम का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही महीनों बाद राजद्रोह के अपराध में उसे देश से निकाल दिया गया और वह अंत में घूमते घूमते लंदन पहुंचा। लंदन में उसने जीवन के शेष 34 वर्ष गरीबी में बिताए। आर्थिक अभाव में जीवन के 34 वर्ष उन्होंने गुजारे मार्क्स ने। वहीं उन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुसरण कर कैपिटल के 3 खंडों की रचना की और 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। मार्क्स
आज के परिवेश में सभी विश्व के जितने भी बुद्धिजीवी हैं या जितने भी लोग हैं, मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान जो है अवश्य रखते हैं। राजनीति और राज्य के प्रति मार्क्स का जो दृष्टिकोण है वह उदारवादी दृष्टिकोण से अलग है। उदारवादियों का जो दृष्टिकोण है राजनीति के प्रति, वह उन दृष्टिकोणों से मार्क्स का जो दृष्टिकोण है वह अलग है। मार्क्स उदारवादी सिद्धांतों के विकासों और मूल्यों का विरोधी है। उदारवादी के अनुसार राज्य एक आवश्यक संस्था है। उदारवादी जो हैं, जो लिबरल थॉट रखते हैं, उनके अनुसार राज्य जो है एक आवश्यक तत्व है, यानी राज्य जरूरी है उनके लिए। तथा उदारवादी कहते हैं कि यह जो राज्य है वह सामाजिक हित में काम करती है, सोशल इंटरेस्ट में काम करती है। सामाजिक और राजनीतिक विवादों का निपटारा जो है उसका आपसी समझौता और सहमति के द्वारा ही किया जा सकता है। उदारवादी कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक जो विवाद है उन विवादों का निपटारा जो है, उन विवादों का जो हल है वह आपसी सहमति और समझौते के द्वारा ही हो सकती है और इसे समाप्त केवल बातचीत के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत मार्क्सवादी जो है या मार्क्स जो है राज्य को शोषण का साधन मानते हैं। राज्य को शोषण का साधन मानते हैं। उनका कहना है कि राज्य जो है, मार्क्स का कहना है कि राज्य जो है वह शोषण करने का एक साधन है। मजदूरों का, गरीबों का, शोषितों का यह शोषण करती है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। मार्क्सवादियों के अनुसार जिन लोगों के हाथों में सत्ता होती है, मार्क्स कहते हैं कि जिन लोगों के हाथों में सत्ता होती है, जो लोग पावर में होते हैं, जो लोग सरकार में होते हैं, समाज के ऊपर उन्हीं का प्रभाव रहता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से वह प्रभावशाली होते हैं और अपनी सत्ता का जो प्रयोग है, अपने पावर का जो प्रयोग है, वे केवल अपने हितों के लिए करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। मार्क्स का ऐसा विचार है कि जो लोग सत्ता में होते हैं वह केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने हितों के बारे में सोचते हैं और अपने हितों के विकास में लगे रहते हैं। और राज्य जो है वह शोषण करने की एक संस्था है।
मार्क्सवादियों का मत है कि क्रांति के द्वारा ही परिवर्तन संभव है। ब्लड रेवोल्यूशन के द्वारा ही, खूनी क्रांति के द्वारा ही इस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दोषों को दूर किया जा सकता है और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं अपने हित संवर्धन के लिए, उनको समाप्त किया जा सकता है। राज्य संबंधी या राजनीति संबंधी मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों को हम लोग निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मार्क्स कहते हैं कि राजनीति जो है, राजनीति सामाजिक प्रक्रिया का एक पहलू है। मार्क्सवादियों के अनुसार राजनीति सामाजिक प्रक्रिया का एक पहलू है और यह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त नहीं है, यानी कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में यह नहीं मिलता है। राजनीति का काम एक दूसरे पर नियंत्रण की भावना के विकास के साथ होता है। अतः मानव इतिहास के प्रथम चरण में न राज्य था और न राजनीति। मार्क्स के अनुसार राज्य जो है दैवी संस्था भी नहीं है। जो डिवाइन थ्योरी को मानते हैं कि राज्य ईश्वर प्रदत्त है, राज्य को ईश्वर ने बनाया है या राज्य को देवताओं ने बनाया है, उसको भी मार्क्स नहीं मानते हैं। मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करते हैं कि दास समाज, सामंती समाज तथा पूंजवादी समाज में आर्थिक रूप से दो विरोधी वर्ग रहे हैं। मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, भौतिक रूप से इतिहास को देखते हैं और कहते हैं कि समाज में नौकर, दास और सामंती समाज तथा पूंजवादी समाज में बटा हुआ रहा है और प्रत्येक समाज में उत्पादन प्रणाली जो है अलग अलग थी। प्रत्येक समाज में उत्पादन के जो साधन थे वह अलग अलग थे और धारणाएं भी अलग अलग थी। और राज्य विहीन समाज में राजनीति को केवल सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। मार्क्स कहते हैं कि यह जो राज्य है वह दैवीय नहीं है, बल्कि जो समाज के सत्ताधारी लोग हैं वह अपनी सुविधा के अनुसार इनको बनाए हुए हैं। नंबर 2 में मार्क्स के वर्ग संघर्ष को हम लोग रख सकते हैं। मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो है वर्ग संघर्ष जो है वह स्वाभाविक है। मार्क्स का विचार है कि प्रत्येक समाज में आर्थिक रूप से दो विरोधी वर्ग रहे हैं। मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक समाज में आर्थिक रूप से दो विरोधी वर्ग रहे हैं।
एक वर्ग का नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है तथा दूसरा वर्ग उसमें अपना श्रम बेचकर सहयोग करता है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है और जब शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब दूसरा वर्ग पहले वर्ग के विरुद्ध खूनी क्रांति करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए समाज की स्थापना होती है। इस प्रकार समाज में वर्ग संघर्ष जो है स्वाभाविक है। मार्क्स कहते हैं कि राज्य में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक श्रमिक वर्ग और एक मालिक वर्ग। और मालिक वर्ग जो होता है वह श्रमिकों का शोषण करता है और इस शोषण के परिणाम स्वरूप जो है श्रमिक वर्ग मालिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष करते हैं और यह जो इस उद्घोष के पश्चात मालिक वर्ग का खात्मा हो जाता है और श्रमिक वर्ग का शासन हो जाता है। और यह जो वर्ग संघर्ष है यह समाज में अनवरत रूप से चलते रहता है। नंबर 3 में राजनीति समाज में वर्ग विभेद और वर्ग संघर्ष है। मार्क्स का धारणा है कि समाज में हमेशा से ही दो विरोधी वर्ग रहे हैं। पहले का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर होता है तथा दूसरा उसमें अपना श्रम बेचकर सहयोग करता है। आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के पास राज्य की शक्ति होती है, जिसका सहारा लेकर वह कमजोर वर्ग का शोषण करता है। अतः राजनीति वर्ग विभेद और वर्ग संघर्ष का इतिहास है। राजनीति का जो इतिहास है वह वर्ग विभेद है और वर्ग संघर्ष है। नंबर 4 मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार राज्य और सरकार शासन वर्ग के हितों की रक्षा करती है। उदारवादियों का मत है कि राज्य और सरकार हमारे लिए आवश्यक है। यह कानून एवं व्यवस्था बनाए रखती है तथा मानवों का विकास करती है। लेकिन मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य जो है हमारे लिए घातक है। राज्य शोषण का साधन है। राज्य केवल आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग का हित करती है। जो समाज में पूंजीपति वर्ग है उसके हितों को संवर्धन करती है, उसके हितों को बढ़ाती है, उसके हितों को सुरक्षित करती है। और राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है वह क्रांति को दबाने का काम करती है। अतः राज्य नामक जो संस्था है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। राज्य जब समाप्त हो जाएगा तो शोषण भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार राज्य ये मार्क्स जो है, मार्क्स का जो मूल थ्योरी है वह वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना है, जिसमें अमीर गरीब नहीं हो, अमीर गरीब नामक दो वर्ग नहीं हो और स्टेट नाम का कोई चीज़ नहीं हो और सारा संसाधनों पर श्रमिक वर्ग का आधिपत्य हो। नंबर 5 मार्क्स जो है क्रांतिकारी राजनीति का समर्थन करते हैं। मार्क्स मूलतः क्रांतिकारी है। वह क्रांति को सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र साधन मानते हैं। मार्क्स कहते हैं कि क्रांति द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। और मार्क्स जो है राजनीति के 2 चरणों पर विश्वास करता है। पहला चरण क्रांति के पहले की राजनीति, दूसरा चरण क्रांति के बाद की राजनीति। पहले चरण के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग
पूंजीपतियों के विरुद्ध खूनी क्रांति करेगा। सर्वहारा वर्ग का मतलब है कि जो समाज में उत्पादन के साधनों पर लगे हुए हैं, श्रमिक है, किसान है, शिल्पकार हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, ये सारा को उन्होंने सर्वहारा वर्ग के श्रेणी में रखा है। और ये जो है पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करेंगे। ये राजनीति का पहला चरण है। और तथा वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त कर एक नए समाज और नए वर्ग विहीन व्यवस्था का निर्माण करेंगे। इस प्रकार वर्तमान राज्य पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हो जाएगी। और दूसरे चरण के अंतर्गत बचे हुए पूंजीपतियों तथा पूंजीवादी मनोवृत्ति को समाप्त किया जाएगा। दूसरे चरण में जो पूंजीपति बच जाएंगे या पूंजीवादी मनोवृत्ति के जो लोग हैं, पूंजीवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वह जो बच जाएंगे उनको समाप्त किया जाएगा और तब वर्ग और राज्य विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। नंबर 6, वर्ग विहीन समाज में राजनीति लुप्त हो जाएगी। मार्क्स कहते हैं कि राजनीति विहीन समाज में, वर्ग विहीन समाज में राजनीति जो है वह समाप्त हो जाएगी। मार्क्स का विचार है कि सर्वहारा वर्ग के क्रांति के पश्चात, जब सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, श्रमिकों और पूंजीपतियों और पूंजीवादी मानसिकता वाले लोगों के विरुद्ध जब वर्ग संघर्ष करेगा, तो उसके पश्चात जो वर्ग विभेद है वह समाप्त हो जाएगा। समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा। वर्ग विभेद और वर्ग संघर्ष की समाप्ति के बाद राज्य नामक संस्था की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वर्ग और राज्य विहीन समाज में सभी प्रकार की राजनीति समाप्त हो जाएगी। यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जिससे समाज किंगडम ऑफ नेसेसरी से निकलकर किंगडम ऑफ फ्रीडम में प्रवेश करेगी। नंबर 7, सामाजिकता मनुष्य का साध्य। मार्क्स ने समाज को मनुष्य का संगठित रूप माना है। मार्क्स का विचार है कि व्यक्तिगत संपत्ति राज्य रूपी संस्था को नष्ट कर देती है। यह व्यक्ति को अपने से, समाज से तथा प्राकृतिक रूप से अलग कर देती है। मार्क्स व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर व्यक्ति और समाज के बीच की दीवार को समाप्त कर देना चाहते हैं। यानी कि मार्क्स जो हैं व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध हैं। मार्क्स कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है वह व्यक्ति को स्वयं खुद से, अपने से, समाज से तथा प्राकृतिक रूप से अलग कर देती है। वह जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको हे दृष्टि से देखती है और उसका शोषण करने का काम करती है। और व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर व्यक्ति और समाज के बीच जो दीवार है उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन
मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। मार्क्स के इन सिद्धांतों की आलोचना भी की जाती है। पहली आलोचना यह कहकर की जाती है कि मार्क्स व्यक्ति को समाज और सामाजिकता के बंधनों में जकड़कर नष्ट कर देना चाहते हैं। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करके यह बतलाया है कि समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं, एक सर्वहारा तथा दूसरा पूंजीपति वर्ग। लेकिन आलोचकों का कहना है कि समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं होते हैं, एक मध्यम वर्ग भी होता है, एक मिडिल क्लास भी होता है। लेकिन मार्क्स ने केवल दो ही वर्गों की चर्चा किए हैं, एक सर्वहारा वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। उन्होंने मध्यम वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। नंबर 3, मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली राजनीति को निर्धारित करती है, अर्थात जैसी उत्पादन प्रणाली होगी वैसी राजनीति होगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि एक ही उत्पादन प्रणाली में विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक संस्था विकसित हो सकती है। नंबर 4, मार्क्स ने अपने विचारों में क्रांति और हिंसा को ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने खूनी क्रांति की बात की है, और हिंसा की बात की है। लेकिन प्रजातंत्रवादियों का कहना है, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, उनका कहना है कि क्रांति और हिंसा के बिना भी, अर्थात संवैधानिक तरीकों द्वारा भी समाजवाद की स्थापना हो सकती है। समाज में वर्ग विभेद को समाप्त किया जा सकता है और आर्थिक विभेद को भी समाप्त किया जा सकता है। नंबर 5, मार्क्स ऐसे समाज की कल्पना करता है जो वर्ग तथा राज्य विहीन होगी, यानी न जिसमें किसी प्रकार का वर्ग होगा और न राज्य होगा। वह ऐसे समाज की कल्पना करते हैं। लेकिन वह स्वयं लेकिन इस प्रकार का जो समाज है वह आज के समय में संभव नहीं है। राज्य जो है आज आवश्यक संस्थाओं में माना जाता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद मार्क्स के राजनीतिक विचारों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। मार्क्स के विचारों ने 20वीं शताब्दी की विचारधाराओं को काफ़ी प्रभावित किया है। 20वीं शताब्दी में जितने भी विचारधाराएं हैं उनको प्रभावित करने का काम किया है। मार्क्स वस्तुतः समाज का कोलंबस है। जिस प्रकार कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसी प्रकार मार्क्स ने समाज में जो आर्थिक शोषण के जो साधन बने हुए हैं, उन साधनों और उन विभेदों को खोजने का प्रयास किए हैं। इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांतों के आलोचनाओं के बावजूद मार्क्स का राजनीतिक विचार जो है उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में
हम लोग मार्क्स के अन्य विचारों के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। धन्यवाद।